हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्ड्स। आज हम इस वीडियो में अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे जो सीरीज़ है ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का उसकी पहली क्लास है। सो ये पूरी तरीके से यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए और सारे ही जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं आपके उन सब के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे एजेस हैं जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सेक्शन एज को। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली एज है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सारे पॉइंट्स को। ये एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, यानी कि आपको सिर्फ वही सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पूरी वीडियो में कवर किए हैं जो कई बार रिपीटेड टाइम्स आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ओके, सो ये पहली क्लास है। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस आएंगी, सारे ही एजेस को हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ओके, एंग्लो सेक्शन एज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंग्लो सेक्शन एज में पढ़ना क्या क्या है, यानी हम इस पूरे वीडियो को कवर करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं एक एज के अंदर। देखिए कि हर एज को पढ़ने से पहले हमको यही सारे पॉइंट कवर करने होते हैं हर एक एज में। अगर आप किसी भी एज को इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आसानी होगी उस एज को समझने के लिए। ओके, सो अब इस एज में एंग्लो सेक्शन एज में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम पहले ये डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता रहे कि आपको वीडियो में मिलने क्या वाला है आगे तक। ओके, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे एंग्लो सेक्शन एज के, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका स्टार्ट हुआ, हाउ एंग्लो सेक्शन एज स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ ये पूरा जो भी एंग्लो सेक्शन का एज है। ठीक है, मेजर वर्क क्या थे, लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से ही हम पूरी एज को पढ़ेंगे। ओके, तो मेजर वर्क पढ़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेज कैसे यूज की जाती थी उस टाइम पे, कौन सी लैंग्वेज थी जो सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, या किस तरीके से लैंग्वेज फॉर्मेशन हुआ। हम सब जानते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा जाता था पहले इंग्लिश लिटरेचर को, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसके अलावा हम लिटरेचर के थीम एंड स्टाइल को समझेंगे, यानी एंग्लो सेक्शन एज में कैसा लिटरेचर था, कैसा स्टाइल था। उसके अलावा हाउ एंग्लो सेक्शन एज एंडेड, जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ये देखेंगे कि भाई कैसे ये एज एंड हुआ और नेक्स्ट एज जो है वो स्टार्ट हुआ, जो कि था हमारा एंग्लो नॉर्मन एज। ओके, नाउ हम यूजीसी के जो वन लाइनर पीवाईक्यूज हैं उसको भी लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो का मेरा यही पर्पस रहेगा पूरा कि मैं आपको ये पूरे एज को ना सिर्फ समझाऊं इस वीडियो में, लास्ट में आपको पूरा रिवीजन करा के एक तरीके से मैं आपके दिमाग में इस चीज को बिठा दूं कि एंग्लो सेक्शन एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सेक्शन एज के बारे में। एंग्लो सेक्शन एज को हम ओल्ड एज भी कहते थे। ओके, ओल्ड इंग्लिश एज भी कहते थे। ओके, याद रखिएगा इसका जो टाइम पीरियड था वो था 450 टू 1066 आपका। ठीक है, ये आपका ईयर था, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो ईयर था वो 450 से 1066 तक था। इसको ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश एज बोलते थे। नाउ हम बात करेंगे कि इसको डार्क एज भी बोलते थे, यानी आपके एंग्लो सेक्शन एज को हम डार्क एज भी बोलते थे। अच्छा, क्यों इसको डार्क एज बोला जाता था मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले का कोई ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। इंग्लिश लिटरेचर के परस्पेक्टिव से हम देखें अगर, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम जहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो है एंग्लो सेक्शन एज, तो इसीलिए इसको एक तरीके से डार्क एज भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हमें इंग्लिश लिटरेचर के बारे में यहाँ से पता नहीं चल पाई हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक स्टार्ट है ये हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, तो इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए इसको डार्क एज भी बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको ओल्ड इंग्लिश एज बोला जाता है। दूसरा आपका 450 से 1066 एडी तक ये रहा था। इसके अलावा इसको डार्क एज बोलते हैं। नाउ हम बात करेंगे कि क्यों इसको जो है वो एंग्लो सेक्शन एज बोला जाता है। तो माइग्रेशन हुआ था हमारे जर्मेनिक ट्राइब्स का। ओके, जर्मेनिक जो ट्राइब्स थे जिनका नाम था एंग्लोस, ओके, सेक्शन एंड जूट्स। ओके, ये तीन तरीके के जो है वो जर्मेनिक ट्राइब्स जो है वो इंग्लैंड में आपके एंटर करते हैं। हम अभी देखेंगे कि कैसे एंटर किया उन्होंने। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कौन थे, जर्मन ट्राइब्स थे। ओके, और इनका नाम क्या था, एंग्लो सेक्शन एंड जूट। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार रिपीटेड टाइम्स पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एंग्लो सेक्शन एज में कौन से तीन ट्राइब्स थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो वो जर्मनी यानी जर्मेनिक ट्राइब्स थे, और सबसे पहले बात करेंगे वो क्या नाम था उनका, एंग्लो सेक्शन एंड जूट। नाउ हम बात करेंगे दे माइग्रेटेड टू सेटल इन इंग्लैंड ड्यूरिंग अर्लियर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्लियर मेडिवल पीरियड को हम जो है वो एंग्लो सेक्शन एज मानते हैं, और यहाँ पर इन्होंने माइग्रेट करके इंग्लैंड में आए और यहाँ पे अपना एक सेटलमेंट इन्होंने बनाया। नाउ हम डिस्कस करेंगे हाउ एंग्लो सेक्शन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि एंग्लो सेक्शन एज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ें इससे पहले थी और एंग्लो सेक्शन एज आए कैसे आए, क्या क्या चीज़ें चल रही थी। सबसे पहले हमने देखा कि भाई 450 से 1066 एडी तक ये जो है आपका एंग्लो सेक्शन रहा। तो यहाँ पर ये तीन तरीके के ट्राइब जिनका नाम था एंगल्स यानी एंग्लो सेक्शन एंड जूट। ओके, ये माइग्रेट करते हैं और ये प्रेजेंट डे जर्मन और डेनमार्क से बिलोंग करते हैं ये ट्राइब्स, और ये यहाँ पर इंग्लैंड में आके अपना सेटलमेंट करते हैं। नाउ ये यहाँ पर इस टाइम पर आपका जो सेटलमेंट हुआ था, यहाँ पर 7 टाइप्स के किंगडम थे।
ठीक है, मतलब आपके जब नॉर्मन्स जाते हैं और एंग्लो सैक्सन एंड जूट आते हैं डेनमार्क और जर्मनी वाले एरिया से, ये जो ट्राइब्स आते हैं ये इंग्लैंड में सेटलमेंट करते हैं। तो ये इंग्लैंड में सेटलमेंट जब करते हैं तो 7 टाइप्स के किंगडम्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम लोग हेप्टार्की भी बोलते हैं। ओके, हेप्टार्की मतलब 7 किंगडम्स। ओके, नाउ देयर लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे कि कोई भी ट्राइब हो, कोई भी सेटलमेंट हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो अपने साथ अपने कल्चर को, अपने जो भी तरीके के थॉट्स हैं उनको, और साथ में अपनी लैंग्वेज को लेकर आता ही है। ओके, ये हम सबको पता है। तो जब एंग्लो सेक्शन जो है वो यहाँ इंग्लैंड में सेटलमेंट करते हैं तो उनकी लैंग्वेज कैसी थी? तो ओल्ड इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी एंग्लो सेक्शंस की, बिकम अ डोमिनेंट लैंग्वेज। ओके, तो हम याद रखेंगे कि एंग्लो सेक्शन के टाइम पे ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। ओके, नाउ द पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओके, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। एंड इज समथिंग रेफर्ड एज द डार्क एज, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसको डार्क एज भी कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है इस टाइम पे डोमिनेट करती थी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इनिशियली द एंग्लो सेक्शन फॉलोड पैगनिज्म एंड Christianity spread after Saint Augustine mission 1597 AD, greatly influencing literature. ओके, अब हम बात करते हैं कि एंग्लो सेक्शन जो है वो फॉलो करते थे पैगन्स को या फिर पैगनिज्म को। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी ये किसी गॉड को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, मतलब ये किसी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ये आपका हीरोइज्म हो गया, ब्रेवरी हो गया, इस टाइप की पोइट्री, इस टाइप की चीज़ों को ये आपके क्या करते थे, इस टाइप की चीज़ों को ये एक तरीके से पूजते थे, इस तरीके की चीज़ों को ये बड़ा मानते थे और ब्रेव मानते थे। ठीक है, तो इनका गॉड पे कोई बिलीव नहीं था। जो लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं वही उन्हीं लोगों को पैगन्स या फिर पैगनिज्म टाइप का फॉलोअर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी कब आई? तो क्रिश्चियनिटी आई है सेंट अगस्टिन जो मूवमेंट हुआ था ना 1597 एडी में, उसके बाद। उससे पहले इनके जो थॉट प्रोसेस थे, इनकी जो हम पोइट्री वर्क देखेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? वो पैगनिज्म पे बेस्ड होगा। यानी पैगन्स वाले जो थॉट प्रोसेस है कि ब्रेवरी पे ही बात हो रही होगी, हीरोइज्म पे बात हो रही होगी, किंग्स पे बात हो रही होगी, तो इन सारी चीज़ों पे लिखते थे। गॉड पे इनका कोई बिलीव नहीं था। तो इस वाले पूरे उसमें हमने समझा कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो भाई रोमन्स यहाँ से गए तो 410 में जब रोमन्स गए तो 450 में आपके ये 3 ट्राइब्स आए। कहाँ से आए थे? ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जर्मनी और डेनमार्क से आकर इंग्लैंड में बसे थे। और इन्होंने किस टाइप के किंगडम को फॉर्म किया था? तो हेप्टार्की जो है वो किंगडम को फॉर्म किया था। ओके, बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको एक एक पॉइंट रटा होना चाहिए, ताकि जब हम रिवीजन करें लास्ट में तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, नाउ हमने ये देखा कि भाई ये लोग किस तरीके के जो है वो रिलीजन को या थॉट प्रोसेस को फॉलो करते थे। हमने देखा कि किसके जाने के बाद ये यहाँ पे इंग्लैंड में सेटल हुए, किस तरीके की किंगडम इन्होंने बनाई। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके की लैंग्वेज को ये फॉलो करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बात हमने करी ना कि इनका जो किंगडम था वो कैसा था? आपका हेप्टार्की किंगडम था। ओके, हेप्टार्की का हेप्टा का मतलब होता है 7। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हेप्टा मीन्स आपका 7 और 7 किंगडम्स, यानी कि हेप्टार्की का सिस्टम था इनके किंगडम्स को फॉर्म करने में। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 7 किंगडम्स थे, इसीलिए इसको हेप्टार्की किंगडम कहते थे। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा। पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा एज था जहाँ पे जो है हेप्टार्की किंगडम जो है वो फॉर्म हुआ था? तो वो था एंग्लो सेक्शन एरा। इंग्लिश लिटरेचर में पूछा गया है, आप जाइए BYQs को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, ये बात बहुत याद रखने की बात है कि कई बार इनके नेम्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपके हेप्टार्की के जो 7 किंगडम्स थे ना उनके नेम दे देता है यूजीसी नेट और पूछता है इसमें से कौन सा नहीं था। ओके, या इसमें से कौन सा था। तो आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 7 किंगडम्स जो एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे थे वो कौन कौन से थे। एक था नॉर्थ एम्बेरिया, ठीक है, दूसरा था मेर्सिया, फिर ईस्ट एंजेलिया, फिर उसके बाद आपका एसेक्स था, इसके अलावा कैंट था, सफेक्स था और आपका जो है वो वेफेक्स था। तो ये सारे किंगडम्स के नेम थे। ओके, तो आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूंगी। बट इस चीज़ को याद रखिए कि ये सारे 7 जो है वो किंगडम्स थे। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। अब हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अपने इस एज को पूरा पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले होता है कि अगर लिटरेचर की बात कर रहे हैं, एंग्लो सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, क्या लैंग्वेज थी जो जर्मनिक ट्राइब थे वो यहाँ पर लेकर आए इंग्लैंड में, और उसके बाद कैसे वो इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे वो लिटरेचर के अंदर फॉलो करा जाता था, तो वो सारी चीज़ें। लैंग्वेज की बात करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ दिस पीरियड वॉज ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज था वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे ये लोग। इट ओरिजिनेटेड इन जर्मेनिक लैंग्वेज ब्रॉट बाय एंग्लो सेक्शन सेटलर्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था? भाई एंग्लो सेक्शन जूट जो आए थे उन्हीं के द्वारा लाया गया था। ओके, अब ये बात करते हैं कि इसमें किस किस टाइप की वोकैबुलरी का यूज किया जाता था। तो लैटिन का यूज किया जाता था, आपके ओल्ड नॉर्स का यूज किया जाता था और सेलेटिक लैंग्वेज का यूज किया जाता था। यानी इन 3 लैंग्वेजेस से ये इनरिच था, इसकी वोकैबुलरी जो थी वो इनरिच्ड थी। ओके, तो ये याद रखिएगा कि जर्मेनिक
जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश से इन्फ्लुएंस थी, ओल्ड इंग्लिश बोलते थे ये लोग। और इसके अलावा इसमें आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता था लैटिन का, ओल्ड नॉर्स का और आपके सेलेटिक लैंग्वेज का। ओके, ओल्ड इंग्लिश इज हाईली इन्फ्लेक्शनल, यूज्ड कॉम्प्लेक्स प्लूरल फॉर्म। ओके, कई बार ये प्लूरल फॉर्म का यूज करते थे, अपनी लैंग्वेज को प्लूरल फॉर्म में ज्यादातर अपने लिटरेचर में यूज करते थे, यानी एस ई एस लगाकर। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि लिटरेचर कैसा हुआ करता था उस टाइम का। द प्राइमरली लिटरेरी फॉर्म ऑफ एंग्लो सेक्शन एज वर एपिक पोइट्री, हीरोइक नरेटिव्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड लेटर सम प्रोज वर्क। तो देखिए एक बात का यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने के बाद लिटरेचर में हमने ये जानने की कोशिश करना है सिर्फ कि किस टाइप की ज़्यादातर लिटरेचर में वर्क लिखे जाते थे। तो अगर आपने बियोवुल्फ का नाम सुना हो तो ये इसी एज का जो है एक पोएम है जो कि एक एपिक पोइट्री है। ठीक है, तो इस टाइम पे एपिक पोइट्रीज लिखी जाती थी, हीरोइक नरेटिव्स लिखे जाते थे। ठीक है, मतलब हीरोइक नरेटिव्स पोएम लिखे जाते थे, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे, यानी रिलीजियस पोएम होते थे, रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे एंड लेटर सम प्रोज वर्क। ओके, तो एपिक पोइट्री और हीरोइक नरेटिव्स तब तक लिखे जाते थे जब तक आपका ये जो पैगनिज्म मैंने बताया था ना, जहाँ पर ये लोग रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, किसी देवता को, किसी गॉड को फॉलो नहीं करते थे, ये क्या फॉलो करते थे बेटा, ये एपिक पोइट्री और आपके हीरोइक नरेटिव्स के जो पोएम्स होते थे उनका, जहाँ पे ये हीरो के बारे में, जहाँ पे ये किंग्स के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में पोएम लिखा करते थे। फिर जब आपके सेंट एगस्टियन आए जो हमने पढ़ा 1597 एडी में, उसके बाद उन्होंने जो है रिलीजियस जो उनका पर्सपेक्टिव था उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किया। तो उसके अलावा फिर बाद में रिलीजियस टेक्स्ट भी हमने देखे कि यहाँ पर लिखे गए और सम लेटर आपके जो है वो प्रोज वर्क भी हमको मिलते हैं। तो ये सारे जो भी हमने हीरोइक, एपिक और रिलीजियस टेक्स्ट और लेटर सम प्रोज वर्क जो है उन सब को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने मेजर वर्क्स की जो उस टाइम पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो मेजर वर्क में हमने देखा कि चार तरीके के जो वर्क हैं वो आपके एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे ज़्यादातर लिखे जाते थे। सबसे पहले एपिक पोइट्री लिखी जाती थी, हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी, इसके अलावा लिखी जाती थी रिलीजियस टेक्स्ट और प्रोज। ठीक है, तो इसमें से हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्क उस टाइम पे हम लोग को मिले हैं एंग्लो सेक्शन के टाइम पे, जो लिटरेचर में वर्क मिले हैं हमको इस एरा में, वो किस किस टाइप के ज़्यादातर थे। तो पहले आता है हमारा एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री में हमारा बियोवुल्फ बहुत फेमस है, आपको पढ़ के ही जाना है। अगर आपने यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी लाइंस पूछी जाती हैं, इसके हीरो के बारे में पूछा जाता है। तो ये एक हीरोइक एपिक पोइट्री है जो एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे माना जाता है कि लिखा गया था। ओके, नाउ हम बात करेंगे हीरोइक पोइट्री की। ये तो एपिक है, एपिक का मतलब आप जानते हैं, एपिक हीरोइक, यानी एक एपिक भी है साथ में हीरोइक, यानी किंग के बारे में बात करा गया है, बियोवुल्फ के बारे में बात किया गया है, उसकी ब्रेवरी के बारे में, उसके सैक्रिफाइसेस के बारे में, अपने किंगडम को लेके इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है। तो अगर एपिक पोइट्री की बात आएगी तो बियोवुल्फ एकमात्र एपिक पोइट्री है जो इस टाइम पे मिला हुआ है। ये आपको पढ़ के जाना है, इसकी लाइंस, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। प्लीज गो एंड चेक दिस पोइट्री और आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, नाउ हम बात करेंगे हीरोइक पोइट्री लिखी गई है जो कि एपिक नहीं है, हीरोइक पोइट्री है। इसमें है द बैटल ऑफ मेल्डन। ओके, एलिजिक पोइट्री कौन सी है, द वेंडरर। इसके अलावा बात करते हैं रिलीजियस टेक्स्ट, तो द ड्रीम ऑफ द रूट, कई बार इसमें पूछा भी गया है कि रूट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये द ड्रीम ऑफ द रूट भी पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो ये इसी टाइम का एरा का वर्क है। ओके, नाउ आपका जो है वो कैडमन थे जिन्होंने हाइम्स लिखे हुए हैं, तो ये आपको देख के जाना है। इसके अलावा ये आपके पोएट हैं जो उस टाइम पे फेमस थे, इन्होंने हाइम्स लिखी हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि किसने हाइम्स लिखी थी एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे, मेजर वर्क किनका है, ये तो कैडमन का है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में और जो बहुत सारे फेमस वर्क हैं उनके बारे में। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे बहुत जो फेमस वर्क हमने जो ऊपर पढ़े उसकी डिटेल में हम अब डिस्कस करेंगे। फेमस वर्क ऑफ एंग्लो सेक्शन एज, ओल्ड इंग्लिश एज। सबसे पहले बात करते हैं हीरोइक पोइट्री जो कि है बियोवुल्फ। फर्स्ट आपकी ग्रेटेस्ट पोइट्री है, एपिक पोइट्री है, जिसको नेशनल पोइट्री ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें जो हीरो है वो आपका बियोवुल्फ है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें थीम क्या है, तो इसमें फेथ को दिखाया गया है, गुडविल वर्सेस एविल को दिखाया गया है और हीरोइज्म को दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे, हमने बात करी हीरोइक पोइट्री की जो कि बियोवुल्फ है। अब हम बात करेंगे कि एलिजी पोइट्री उस टाइम की कौन कौन सी फेमस थी और क्या थीम थे उसके। सबसे पहले बात करेंगे द वंडरर की, इसके अलावा है द सी फेरर, इसके अलावा द वाइफ लेमेंट, इसके अलावा द रूइन एंड आपका जो है द हस्बैंड मैसेज। ये सारे जो है एलिजीज हैं, पूछा जाता है कई बार आपको एलिजीज के नाम दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है या फिर इसमें से कौन सा लिखा गया है। प्लीज़ मैं जितने वर्क बता रही हूँ नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम से आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये एक बार में याद नहीं होगा, ओके, याद कर लीजिएगा। तो ये सारी एलिजीज हैं और अभी हमने हीरोइक पोइट्री देखी जो कि एक एपिक था, बियोवुल्फ। ओके, तो ये हो गई एलिजीज और दूसरा हो गया हमारा आपके जो हीरोइक पोइट्री थी एपिक, वो। अब हम बात करेंगे जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उस टाइम पे। रिलीजियस टेक्स्ट में आपका आता है द ड्रीम ऑफ द रूट। ओके, द ड्रीम ऑफ द रूट जो है वो एक आपका इस टाइम पे रिलीजियस आपका पोएम जो था वो लिखा गया था, वर्क जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कैडमन के हाइम्स की। ये एक कैडमन जो है वो आपके पोएट हैं और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ये हमारा पोएम है। ये प्रेज करता है गॉड को एंड उसके क्रिएशन को। तो ये आप देखिए कि रिलीजियस जो पोइट्रीज हैं वो आपकी कब लिखी गई होंगी, जब आपके सेंट एगस्टियन वाला जो पूरा रिफॉर्मेशन था वो हुआ होगा उसके बाद। उससे पहले आपने देखा कि हीरोइक बियोवुल्फ जैसे हीरोइक पोएम्स लिखे जा रहे थे, गॉड का वहाँ पे जिक्र नहीं था, जबकि
किंग्स के ब्रेवरी के बारे में और उसके जो है वो आपके जो भी फेथ है और उसका जो भी वॉर उसने किए उन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। पर रिलीजियस टेक्स्ट में द ड्रीम ऑफ द रूट और कैडमन के हैंड्स बहुत फेमस है और एक जुडिथ नाम का वर्क है वो भी बहुत फेमस है बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरी। ठीक है, बाइबल की जो स्टोरी है उस पर बेस्ड था। अब हम बात करेंगे प्रोज वर्क की। हमने सब डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कैसे आपके हीरोइक पोएम्स थे, फिर उसके बाद हमने एलिजीज जो फेमस थी वो डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट था उसको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोज के बारे में। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स आपका जो है वो बहुत सारे प्रोज लिखे गए हैं, बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग एल्फ्रिड द ग्रेट। ठीक है, तो आपके प्रोज वर्क कब लिखना स्टार्ट हुए थे? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका किंग एल्फ्रिड द ग्रेट जब आए तो उन्होंने जो है वो सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जो है वो कहा कि भाई लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, सारे जो भी आपके फेमस जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उनको उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट किया डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेटर्स से और राइटर्स और उस टाइम के ऑथर्स से। तो एक तरीके से जो प्रोज वर्क है वो कब से लिखना स्टार्ट हुआ? तो वो किंग एल्फ्रिड द ग्रेट के टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो बहुत पूछा जाता है कि जो प्रोज वर्क लिखे गए हैं वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे वो कब और किसने करवाया था लिखवाना स्टार्ट? तो वो है किंग एल्फ्रिड द ग्रेट। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखिएगा कि प्रोज वर्क आपके किंग एल्फ्रिड द ग्रेट के टाइम से आपका लिखना स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इंग्लैंड को जो है वो मेंशन करवाना और उसके बारे में लिखवाना स्टार्ट कर दिया था। तो प्रोज वर्क हमको यहाँ से देखने को मिलता है। किंग एल्फ्रिड द ग्रेट का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा प्रोज वर्क की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो आपका बेबिड ने लिखा हुआ है, या आपका हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड आपके हिस्ट्री को दिखाता है, क्रिश्चियनिटी को दिखाता है इंग्लैंड के अंदर, और ओरिजिनली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज में इसको ओरिजिनली लिखा गया था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये दो जो हैं वो प्रोज वर्क हैं जो आपको याद रखने हैं। ये प्रोज वर्क आपके एक लिखना किसने स्टार्ट करवाया था? किंग एल्फ्रिड द ग्रेट ने। और सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो कि बेबिड ने लिखा हुआ है, ओरिजिनली आपका जो है वो लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है, और ये आपके इंग्लैंड के लोगों के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में जानकारी देता है। और किंग एल्फ्रिड द ग्रेट के द्वारा जो प्रोज वर्क लिखवाए गए हैं उसमें उन्होंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करवाया है उस टाइम की। ओके, तो ये प्रोज वर्क हैं। तो ये सारे वर्क आप एक तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि मेजर डायलेक्ट कौन से थे। ओके, मेजर जो डायलेक्ट होते हैं, बोलियां कौन सी थी इंग्लैंड में आपके एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे। तो एक हमने देखा कैंटिश था, ठीक है, वेस्ट सेक्शन एज में लिखा बोला जाता था। इसके अलावा आपका मर्शियन जो है वो डायलेक्ट था। तो ये 4-5 डायलेक्ट्स थे जो उस टाइम पे बोले जा रहे थे। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। नाउ हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। अभी हमने देखा कि लैंग्वेज क्या थी, लिटरेचर क्या क्या तरीके के पोएम्स लिखे जाते थे, मतलब कौन कौन से टाइप के लिटरेचर वाले जो वर्क हैं वो मिले हैं। पोएम जैसे हीरोइक हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, प्रोज हो गया आपका, और इसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारे टाइप की एलिजीज हमने देखा कि हमें मिली हुई हैं इस एज में। अब हम बात करेंगे कि ये सारे जो वर्क थे इनमें थीम्स क्या था। ओके, थीम्स क्या क्या थे। अब हम बात करेंगे हीरोइज्म। हमने पहले ही देखा हीरोइज्म का सबसे फेमस तो आपका बियोवुल्फ है। आपने देखा होगा कि हमने देखा कि उसमें किंग के बारे में बात किया गया, किसी गॉड के बारे में नहीं बात किया गया है, उनकी ब्रेवरी के बारे में नहीं, जबकि एक किंग के बारे में बात किया गया, उसकी ब्रेवरी के बारे में बात किया गया है। तो ये कैसा है, एक पैगनिज्म जो है वो जो उस टाइम पे बिलीफ था उसको दिखाता है, जहां पर वो लोग किसी गॉड को वर्शिप ना करने के बजाय किसको वर्शिप करते थे? किंग को और उसकी ब्रेवरी को। ठीक है, तो आपका थीम क्या है इनकी पोइट्री में? थीम जो पहला थीम हमने देखा जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था इनकी पोइट्री को, वो है हीरोइज्म। ओके, द आइडियल हीरो इज ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, लॉयल एंड विलिंग टू सैक्रिफाई हिज लाइफ। कैसा होता था इस पोइट, अगर हीरोइज्म की बात करें तो पोइट्री में एक हीरो होता था जो बहुत ज़्यादा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, लॉयल और बहुत ज़्यादा आपके विलिंग होता था, यानी तैयार रहता था सैक्रिफाइस करने के लिए अपनी लाइफ को, अपने लोगों के लिए, अपने किंगडम के लिए। अ हीरो अर्न्स ग्लोरी और थ्रो द करेजियस डीड्स। ठीक है, हीरो क्या करता था? ग्लोरी और आपके जो है वो जो भी मतलब एक तरीके से ग्लोरी को और रिस्पेक्ट को अर्न करता था किसके थ्रू? बहुत ही ज़्यादा जो करेजियस वर्क हैं उनके थ्रू। ओके, तो बियोवुल्फ इसमें सबसे बहुत ही ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना है कि हीरोइज्म का अगर पूछा जाएगा कि हीरोइज्म को किस पोएम में एंग्लो सेक्शन के बहुत अच्छे से दिखाया गया, तो वो बियोवुल्फ है जो कि एक एपिक पोएम है। ओके, और नेशनल पोएम भी है इंग्लैंड का, और फर्स्ट पोएम है एपिक। ओके, तो ये हो गया। तो हमारा थीम पहला है जो कि है हीरोइज्म, जो दिखाया गया है उस टाइम की पोइट्री के अंदर। फिर आते हैं, हम देखते हैं कि फेथ को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। बियोवुल्फ में ही एक्सेप्ट हिज फेथ व्हाइल फाइटिंग द ड्रैगन्स। ठीक है, बियोवुल्फ अपने फेथ को एक्सेप्ट करता है, उसको जब वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ चलो ये मेरी फेथ है, कि वो मतलब एक बार पहले जो है उसके साथ जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो वाली सारी चीजें दिखाई गई हैं। पोएम आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फेथ को दिखाया गया है, बियोवुल्फ ने उसको एक्सेप्ट किया है कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही हैं वो डेस्टिनी है। ओके, तो डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना दिखाया जाता था, तो फेथ को दिखाया जाता था। अब नाउ थर्ड है लॉयल्टी को दिखाया जाता था, यानी द बॉन्ड बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज वॉरियर्स, यानी कि जो
किंग होता था, उसके जो वॉरियर्स होते थे, उसके जो सोल्जर्स होते थे, उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होता था। किंग जो है होता था, उसको प्रोटेक्ट करते थे उसके जो भी आपके वॉरियर्स होते थे, विदाउट क्वेश्चन किए बिना कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। और उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, जैसे बियोवुल्फ है तो उसने जितनी भी लड़ाइयाँ की थी उस पोएम में, तो उसमें उसके जो आपके एकदम लॉयल जो उसके वॉरियर्स थे, उसने उनका सपोर्ट किया था। तो वॉरियर्स प्रोटेक्ट देयर किंग्स, द किंग्स रिवॉर्ड देम विद द ट्रेजर एंड ऑनर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉयल्टी जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू थी, ओके। यानी कि जो वॉरियर्स थे वो अपने किंग को बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी तरीके का उनके अगेंस्ट गए, उनके हर एक डिसीजन में उनको सपोर्ट करते थे किंग को, और उनका साथ देते थे। तो पोएम में ये सारे थीम को यूज किया जाता था उस टाइम के। गुड वर्सेस एविल, ठीक है। आपको दिखाया जाएगा कि एक साइड जो होगा, जैसे बियोवुल्फ है वो एक गुड, एक अच्छा जो है वो किंग है, वहीं जो है वो आपका ग्रेडनल जो है वो एक ड्रैगन है, एक एविल है जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है। तो कांस्टेंट स्ट्रगल दिखाया जाएगा हीरो फोर्सेस पे और आपके एविल मॉन्स्टर्स और सिंफुल बिहेवियर को, ठीक है। यानी कि जो हीरो है उसके स्ट्रगल को दिखाया जाएगा, उसके अच्छे इंटेंशंस को दिखाया जाएगा, वहीं एविल के मॉन्स्टर के जो है वो सिंफुल बिहेवियर को दिखाया जाएगा पोएम में। तो गुड वर्सेस एविल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था पोएम के अंदर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो ये दो चीजें दिखाई जाती थी। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि आपका पैगनिज्म को और आपकी क्रिश्चियनिटी को दिखाया जाता था पोएम्स में। तो अगर एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की बात करें तो ये कंबाइन करता है जर्मनिक पैगन बिलीफ को, यानी पैगन बिलीफ यानी जो हीरोइज्म और जो है वो ब्रेवरी पे विश्वास करते थे रेदर देन गॉड पे, ठीक है। वहीं पे आपके क्रिश्चियंस वैल्यूज को दिखाया जाता था जो बाइबल पे, जो जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते थे। तो इन दो बिलीव्स को हमेशा इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। कहीं आपको हीरो की तारीफ करते हुए दिखाया जाएगा, ब्रेवरी की, उस टाइम के फेथ की और इन सब चीज़ों की, और कहीं आपको जो है वो रिलीजियस पोएम मिलेंगे, द ड्रीम ऑफ द रूट्स जैसे, जहाँ पे आपको जो है वो रिलीजियस जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा पोएम में। तो ये दो तरीके के पोएम लिखे जाते थे, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पैगन आइडियाज़ होंगे, इसके अलावा आपके क्रिश्चियन आइडियाज़ होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा बियोवुल्फ जो है वो कंबाइन करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ों को, जो भी है आपका पैगन बिलीफ को, कस्टम्स को, यहाँ पे हीरो को ही वर्शिप किया है, हीरो को बिलीव किया है लोगों ने, उस पर फेथ रखा है, हीरो ने भी जो चीज़ें हुई हैं उसको एक्सेप्ट किया है, और साथ में रेफरेंस दिया गया है गॉड का भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बियोवुल्फ में दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया गया है। बट आपके जर्मनिक जो भी लोग थे वो किस तरीके की पोएम्स लिखते थे, तो वो पैगन जो है वो आइडियाज़ पे लिखते थे। वहीं पे आपकी क्रिश्चियनिटी कब से स्टार्ट हुई, तो सेंट अगस्टिन के बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बाइबल रेफरेंस वाले पोएम भी लिखने लगे थे लोग। तो ये हो गया हमारे कि किस टाइप के हमारे बिलीव्स हमारे पोएम में हमको देखने को मिलते थे एंग्लो सेक्शन एज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं आपके सिंबोलिज्म को, ठीक है। सिंबोलिज्म किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? सिंबोलिज्म ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ्टन कैरी सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। तो कई बार जो है वो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता था सिंबॉलिक मीनिंग देने के लिए, जो नेचर है उसको यूज़ किया जाता था सिंबॉलिक मीनिंग देने के लिए। जैसे कि अगर हमने टेनिसन की भी पोएम पढ़ी है, जैसे यूलिसिस पढ़ी है, तो उसमें सी क्या है, वो लाइफ को दिखा रहा था ना, लाइफ की जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी जर्नी है उसको दिखाता है। तो वैसे ही हमारे मॉडर्न पोएम में भी यूज़ किया गया है, सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है ना एलिमेंट्स के लिए। तो सिंबोलिज्म कैसे यूज़ किया जाता था उस टाइम पे? तो सी को यूज़ किया जाता था दिखाने के लिए डेंजर को, डेंजर हो गया, एक्साइल हो गया और जर्नी हो गया। तो सी जो है वो रेफर करता था आपकी जर्नी को, लाइफ की, डेंजर को जो भी लाइफ में है, और एक्साइल को। वहीं लाइट अगर दिखा रहे हैं तो लाइट किस चीज़ को? होप और गॉड को। डार्कनेस आपके एविल को और डेथ को पोर्ट्रे करता था। ये हम सबको पता है कि सिंबोलिज्म का मतलब होता है नेचर को, ऑब्जेक्ट को यूज़ करना किसी चीज़ को रेफर करने के लिए, ओके। नाउ हम बात करते हैं ब्लेंड ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन स्टाइल। बहुत ज़्यादा बार आप ये पैगन सुन रहे हैं ना। पैगन वर्ड जो है ये वही हमने पहले ही बता दिया कि वो लोग जो हीरोइज्म और जो है वो ब्रेवरी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे पोएम में लिखते टाइम, और वो गॉड के बिलीफ को इतना नहीं मानते थे। वहीं क्रिश्चियंस क्या हैं, वो बाइबल के रेफरेंस लेते थे, सैक्रिफाइस, आपके फॉरगिवनेस को, और ह्यूमन के जो भी अच्छे डीड्स हैं उनको वो जो है वो पोर्ट्रे करते थे आपके पोएम के अंदर, ओके। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसी एज में। हीरोइक जर्मेनिक आइडियाज आर कंबाइंड विद क्रिश्चियन मोरल रिफ्लेक्शन। ऑफकोर्स आप ये देखेंगे कि जो भी आपके जर्मेनिक ट्राइब्स थे वो इंग्लैंड आए थे, तो इंग्लैंड में जो है वो क्रिश्चियंस जब क्रिश्चियनिटी जब फॉलो की गई होगी, क्रिश्चियनिटी जब बहुत ज़्यादा अपने एक तरीके से पीक पे होगी, तो उस टाइम पे क्या दिखाया जाएगा भाई? दोनों ही चीज़ को कंबाइन कर दिया गया होगा और दोनों ही चीज़ को पोएम में दिखाया गया होगा, क्योंकि वैसे भी लोग रहते हैं जो पैगन बिलीफ पे जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और उसके अलावा जब क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में फैली होगी तो उसको भी कंबाइन किया होगा लोगों ने। तो इस बात का याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। दिस गिव मेनी पोएम्स अ डुअल कल्चर पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हर एक पोएम को जो इस टाइम पे लिखी गई है उसमें एक डुअल पर्सपेक्टिव जो है वो देखने को मिलता है, मतलब दो तरीके के बिलीफ देखने को मिलते हैं हमें और पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे अपने स्टाइल इन पोएम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या फिगर ऑफ स्पीचेस उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे पोएम के अंदर, और स्टाइल क्या यूज किया जाता था। सबसे पहले बात करेंगे
अल्टरेशन वर्सेस, ठीक है, आपको याद रखना है अल्टरेशन वर्सेस का यूज किया जाता था। द मेन स्टाइल फीचर ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री, यानी ये एक मेन स्टाइल था जो वो लोग यूज करते थे। द रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द इनिशियली कॉन्सोनेंट, आपके साउंड को, ठीक है, इनिशियली जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनको बार बार रिपीट किया जाता था इस पोएम में। तो आपको याद रखना है अल्टरेशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ओके तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एंड ऑफ द एंग्लो सेक्शन एज, यानी कि एंड कैसे हुआ। ये एज के बारे में हमने पढ़ा, हमने इसकी स्टार्टिंग पढ़ी, लिटरेचर के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, स्टाइल, थीम पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इसका एंड कैसे हुआ, इस एज का, और किस ईयर में हुआ। ओके तो हम सब जानते हैं 1450 से 1066 बीसी तक ये पूरा एज रहा है। ओके तो इसका एंड हुआ था 1066 बीसी में, जब आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी नॉर्मन्स का जो है वो इंग्लैंड में एंट्री हुई, तो एंग्लो सेक्शन एज का एंड हुआ। ओके और इनके बीच में एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग, ठीक है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ जिसके बाद एंग्लो सेक्शन एज जो है वो एंड हो गया, और एंग्लो नॉर्मन एज जो है, जो हमारा सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो स्टार्ट हो गया। ओके The key event marking the transition was of the Battle of Hastings fought on 14 October 1066 between Harold II, the last Anglo-Saxon king of the England, William the Duke नॉर्मैंडी, लेटर विलियम द कॉन्करर। ओके तो सिंपली मैं आपको समझाती हूँ कि बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ जिसमें हेरनॉट सेकंड, जो कि आपके एंग्लो सेक्शन एज के जो है वो लास्ट किंग थे, और इसके अलावा आपका ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जिनका नाम था विलियम द कॉन्करर, उनके बीच में फाइट हुई, उनके बीच में जो है वो वॉर हुई, बैटल हुआ, और जिसके बाद जो है विलियम ने विक्ट्री हासिल करी, यानी विलियम जीत गए, विलियम द कॉन्करर, और उन्होंने स्टैब्लिश किया एंग्लो नॉर्मन एज को। ठीक है तो ये इसमें आपको पूरा सिर्फ इतना याद रखना है कि एंग्लो सेक्शन एज कब एंड हुआ, तो 1166 में, ठीक है। किस और इसके बाद कौन सी जो है वो एज स्टार्ट हुई, कौन से लोग आए, तो नॉर्मन का जो है वो इंग्लैंड में एंट्री हुई, और बैटल का क्या नाम था जिसके थ्रू जो है वो एंग्लो सेक्शन एज खत्म हुआ और एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट हुआ, तो वो याद रखना है आपको, बैटल ऑफ हेस्टिंग। ठीक है किसके बीच में हुआ था, तो हेरनॉट सेकंड के बीच में, जो कि लास्ट किंग थे आपके एंग्लो सेक्शन के, और आपके विलियम द कॉन्करर, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी भी कहे जाते हैं, उनके बीच में। विलियम द कॉन्करर में जीत जाते हैं, और आपका जो है इसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो स्टार्ट होता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ है, आपको कुछ पॉइंटर्स का याद करना है उसको, और आपका हो जाएगा। ठीक है तो ये याद रखिए आप कि ये कैसे एंड हुआ। अब हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज की, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास है। अब हम बात करते हैं रिपीटेड टाइम्स पूछे गए यूजीसी नेट के क्वेश्चंस एंग्लो सेक्शन एज से। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया मेरे साथ लास्ट में, तो फिर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, मैंने उसका एक वन लाइनर बनाया है आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें याद हो गई हैं और अभी कौन सी चीज़ें याद होना बाकी है। तो जो बाकी है उसको आप PDF लीजिए मेरे से। आपका टेलीग्राम चैनल है, मेरा लिटरेचर वर्ड्स है, आपका लिंक मैंने आपके जो है दे दिया है वीडियो के नीचे, उसमें आप जाइए और उससे आप ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप अपना ये PPT और PDF जो भी है मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगी क्लास के बाद। ठीक है चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो एंग्लो सेक्शन एज से हमसे बार बार यूजीसी नेट पूछता है। ठीक है कहानी तो हम सब सुन लेते हैं, पर कहानी अगर याद ही नहीं रहेगी तो वहाँ पर गलतियाँ हो ही जाती हैं, इसीलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो के बाद एक रिवीजन का ऐसे ही सेशन जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए हमने पहले देखा था कि एंग्लो सेक्शन एज को ओल्ड इंग्लिश बोला जाता है, ओल्ड इंग्लिश एज भी बोला जाता है। तो यानी अगर हमसे पूछा जाएगा कि एंग्लो सेक्शन एज में लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी, तो ओल्ड इंग्लिश का यूज किया जाता था। लिटरेरी फॉर्म्स क्या था, तो लिटरेरी फॉर्म कैसा हुआ करता था हम सब ने पढ़ा, एक जो कि पैगन था, दूसरा जो कि जो है वो क्रिश्चियंस के दो पर्सपेक्टिव को और दो इन्फ्लुएंस को जो है वो पोएम में यूज किया जाता था। तो पहला पोएम का जो फॉर्म होता था वो क्या था, हीरोइक था, यानी हीरोइक पोएम्स लिखे जाते थे, और दूसरा पोएम का फॉर्म रिलीजियस। तो अगर पूछा जाएगा कि कौन से दो टाइप के लिटरेरी फॉर्म्स बहुत फेमस थे इस टाइम पे, तो एक है हमारा हीरोइक, दूसरा है हमारा रिलीजियस। ठीक है फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट कौन थे, आपके कैडमन थे, आपको याद रखना है इसको। ये जो है वो ओल्ड इंग्लिश के जो है वो फादर भी कहे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने एक वर्क लिखा था जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके, कि उन्होंने कौन सा एक पोएम लिखा था। ठीक है कैडमन ने, जो कि हमारे इंग्लिश पोएट हैं आपके फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश के। ठीक है तो ये आप मुझे बताएंगे कि इनके पोएम का क्या नाम था, वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसे कहा जाता है। अब हमने पढ़ा था कि जो है वो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एक आपका प्रोज वर्क था जिसको लिखा गया था बेवेट के द्वारा। ठीक है तो प्रोज को लिखना किसने स्टार्ट करवाया था, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स लिखवाए थे किसने, तो वो थे एल्फ्रेड द ग्रेट। पर सबसे फेमस प्रोज कौन था उस टाइम का, तो वो था द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो कि लिखा था हमारे बेवेट ने। ओके द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको बोला जाता है, तो हम सबको पता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखवाना शुरू करवा दिया था आपके एल्फ्रेड द ग्रेट ने। ठीक है तो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने जो है वो प्रोज वर्क लिखवाए थे जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकल जो भी वर्क थे उनका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया था। तो इनको प्रोज का जो है वो फादर बोला जाता है, और इंग्लिश हिस्ट्री का फादर बोला जाता है बेवेट को, इंग्लिश प्रोज का फादर बोला जाता है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट को, और फर्स्ट इंग्लिश पोएट किसको बोला जाता है, कैडमन को। ठीक है इनकी पोएट्री का नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश एपिक कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश एपिक हम सब ने डिस्कस किया है, वो है बेओवल्फ। ठीक है जो कि एक हीरोइक एपिक पोएम है, जिसको हम इंग्लिश का जो है वो फर्स्ट पोएम और नेशनल पोएम भी मानते हैं। ठीक है इंग्लैंड का। ठीक है
नाउ हम बात करेंगे मेन पोएटिक डिवाइस कौन सा था। हम सब ने देखा था कि मेजर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया जाता था, स्टाइल यूज़ किया जाता था, वो था अल्टरेशन का, जिसमें आपके जो है कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं, उसको जो है वो रिपीटेड टाइम्स फर्स्ट इनिशियल वर्ड जो है वो रिपीट होता है और जिसमें लास्ट में राइम जो है वो मिसिंग होता है। ठीक है? मेन फिगर ऑफ स्पीच क्या था इस टाइम का जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो वो था आपके कंपाउंड मेटाफर्स का यूज़ किया जाता था और इसमें जो है आपको कैनन बोलते थे इसको। ठीक है? और एंड कैसे हुआ? तो हम सब ने देखा विलियम द कॉन्करर, जिन्होंने जो है वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की किसके साथ? हेडनॉट सेकंड के साथ, जो कि एंग्लो सैक्सन एज के लास्ट किंग थे और इनको विलियम ऑफ नॉर्मैंडी भी कहा जाता है। तो आपके विलियम द कॉन्करर ने जो है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किया इंग्लैंड में आपके 1066 में और एंग्लो सैक्सन एज का एंड हुआ और एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा सेकंड मेजर आपका जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके मेजर आपके जो है वो वर्क थे। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि कौन-कौन से मेजर वर्क थे। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है बच्चों आपको, जिससे आपका क्या है कि आप इसको अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में जल्दी से आप मेंशन कर लीजिए। तो आपके मैंने बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिए। अब मैंने यहाँ पे एक मेजर यूजीसी नेट ने जिसको बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है जिन वर्क को इस एज से, वो मैंने आपको दे दिया है। जैसे बियोवुल्फ क्या है? आपका एक हीरोइक जो है एपिक पोएम है, ठीक है? द वेंडरर्स हो गया, द सीफेरर हो गया, ये आपके क्या है? ये आपकी एलिजीज़ हैं फेमस उस टाइम की। इसके अलावा आपका द ड्रीम ऑफ द रूट्स हो गया, जो आपका रिलीजियस पोएम है उस टाइम का बहुत फेमस। इसके अलावा कैडमैन ने, जिन्होंने हाइम्स लिखी हुई है, ये भी एक रिलीजियस पोएम है। द बैटल ऑफ मैल्डन, ठीक है? ये भी आपका एक पोएम है, ठीक? जो कि हीरोइक पोएम है और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, ठीक है? इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो आपके क्या हैं? आपके बेबेड ने लिखा हुआ है, ठीक है? और हिस्टोरिकल जो क्रॉनिकल्स जिसका रिकॉर्ड रखवाना किसने शुरू किया था? तो वो किया था आपके अल्फ्रेड द ग्रेट ने, जिनको फादर ऑफ प्रोज भी कहा जाता है इंग्लिश का, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेजर वर्क बता दी हैं, ठीक? सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एंग्लो सेक्शन एज को, जो हमारा फर्स्ट क्लास था। हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है। सेकंड क्लास में लेकर आऊंगी आपका एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में। ऐसे ही उसमें मैं सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करूंगी और लास्ट में आपका रिवीजन कराऊंगी। इसका पीपीटी और पीडीएफ जो भी है वो आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल और इसका पीपीटी मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो भी आप बताइए, जो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। ओके।